हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चंस पे बात किए हैं। किस क्वेश्चंस पर? जो जून में एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पे बात की जो एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो 5 क्वेश्चंस पे हम पिछले वीडियो में बात किए हैं। आज अब अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है और किस तरह से हम उसको डील करते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजिंग प्रॉम्प्टिंग टाइप। जो प्रॉम्प्टिंग टाइप है, प्रॉम्प्ट मतलब एक संकेत, एक इशारा, जिसके जरिए हम किसी के बिहेवियर को हम इंप्रूव कर सके, उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या होंगे? आपने कई तरह के प्रॉम्प्ट देखा होगा, पढ़ा होगा। ये प्रॉम्प्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन सेवेरिटी ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज। जब डिसेबिलिटी जो है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेवियर हो जाता है। जब उसके अंदर डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम कुछ प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम एक डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है हासिल कर सकें, यानी कि हम उसको हेल्प कर सकें, यानी उससे हम कुछ करवा सकें, कुछ काम करवा सकें, कुछ इशारा कर सकें उससे। उसका एक सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है ना? तो उस सीक्वेंस में जो पहला सीक्वेंस है, वो है प्राकृतिक क्यू, एक नेचुरल क्यू, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है? यहाँ जो पहला है वो है वर्बल। एक पहला जो है प्रॉम्प्ट, वो पहला है नेचुरल क्यू। नेचुरल क्यू के बाद है वर्बल प्रॉम्प्टिंग। वर्बल प्रॉम्प्टिंग मतलब कुछ कहना, कुछ मुंह से कहना, वर्बल प्रॉम्प्टिंग। तो चूंकि नेचुरल क्यू नहीं है, दूसरा है वर्बल प्रॉम्प्टिंग, तो वर्बल प्रॉम्प्टिंग पहला होगा फर्स्ट। जब आपको इतना पता है तो क्वेश्चन बन गया आपका। ये 2 नंबर क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पहला है, बाकी यहाँ तो है ही नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब वर्बल प्रॉम्प्टिंग देते हैं, उसके बाद हम देते हैं, उसके बाद हम उस करते हैं उसके नेक्स्ट जो स्टेप इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्रल प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप इस्तेमाल करते हैं, थर्ड वो करते हैं मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग थर्ड। एंड जो फोर्थ स्टेप है, वो फोर्थ स्टेप इस्तेमाल करते हैं हम, वो है पोजिशनल प्रॉम्प्टिंग। एंड जो फिफ्थ स्टेज है, वो है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। इसके अलावा भी प्रॉम्प्टिंग है, लेकिन यहाँ 5 प्रॉम्प्टिंग ही दिया हुआ है और आपको इसको सीक्वेंस करना है इसी तरह से। लेकिन और भी प्रॉम्प्टिंग टाइप है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला जो है, इसमें पहला जो है वो वर्बल प्रॉम्प्टिंग है, उसके बाद है गैस्ट्रल प्रॉम्प्टिंग, फिर है मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग, फिर है पोजिशनल प्रॉम्प्टिंग, फिर है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। आइए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। व्हेन वर्क है क्या है कि व्हेन वर्किंग विथ इंडिविजुअल्स विथ सेवियर डिसेबिलिटी। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो जिसके पास गंभीर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी बहुत है, बहुत बहुत कम वो देख रहा है, या बहुत ज़्यादा मेंटली डिसेबल है, वो किसी तरह से डिसेबिलिटी हो सकता है। The sequence of prompting is often structured from the least to most intrusive। तो हम कुछ प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रॉम्प्ट जो है वो लीस्ट से मोस्ट इंट्रूसिव की तरफ होना चाहिए, यानी कि सबसे कम से लेकर के सबसे ज्यादा की तरफ होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे कम लिस्ट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। दिस अप्रोच एम टू, इस अप्रोच का क्या मतलब है? ये जो प्रॉम्प्ट हम इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंस में, उसका क्या, ये अप्रोच का क्या मकसद है? ये क्या क्यों करते हैं? टू इनकरेज एज ए मच इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल व्हाइल प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सपोर्ट। हम इसलिए करते हैं ताकि जो लोग इंडिविजुअल सेवियर डिसेबिलिटीज से के शिकार हैं, वो इंडिपेंडेंस हो सके, खुद अपना काम खुद से कर सके, एज पॉसिबल वाइल प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सपोर्ट। और जब पॉसिबल हो तो उसको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकते हैं, वही नेसेसरी सपोर्ट, वही प्रॉम्प्टिंग हम उसको प्रोवाइड कर सके, और उसको इनकरेज कर सके ताकि वो इंडिपेंडेंस हो सके, खुद अपना काम खुद से वो कर सके। इसलिए हम एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको संकेत का इस्तेमाल करते हैं जो लिस्ट से मोस्ट की तरफ होता है। अब लिस्ट में जो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है प्रॉम्प्टिंग का, वो है नेचुरल क्यू। पहला हम उसको सबसे लिस्ट है वो नेचुरल क्यू है। क्यू मतलब इशारा, संकेत, जो भी कह सकते हो। उसके बाद है वर्बल प्रॉम्प्ट।
वर्बल प्रॉम्प्ट, तब है गैस्ट्रल प्रॉम्प्ट, तब है मॉडलिंग प्रॉम्प्ट, तब है विजुअल प्रॉम्प्ट, तब है पोजिशनल प्रॉम्प्ट और लास्ट में फिजिकल प्रॉम्प्ट। इस तरह के प्रॉम्प्ट के सीक्वेंस से। लेकिन वहां जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वहां नेचुरल प्रॉम्प्ट नहीं था, वर्बल प्रॉम्प्ट था, गैस्ट्रल प्रॉम्प्ट था, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट था, अब विजुअल प्रॉम्प्ट नहीं था, पोजिशनल प्रॉम्प्ट था, फिजिकल प्रॉम्प्ट था। तो चूंकि 5 था तो 5 से ही हमको निकालना था, तो अब लेकिन मैं आपको सामने में ये रख दिया हूं ताकि आपको इतना पता हो कि नेचुरल प्रॉम्प्ट जो है वो सबसे लीस्ट है और सबसे मोस्ट इंट्रूसिव जो है वो है फिजिकल प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से तो सबसे पहले है नेचुरल, तब वर्बल, तब है गेस्चरल, तब है मॉडलिंग, तब है विजुअल, तब है पोजिशनल, तब है फिजिकल। इस तरह से हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके वो उन लोगों को जो ज्यादा डिसेबल है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना। पहला हम करेंगे वर्बल प्रॉम्प्टिंग, तब हम उसको करेंगे गैस्ट्रल प्रॉम्प्टिंग, तब उसको करेंगे मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग, तब उसको करेंगे पोजिशनल प्रॉम्प्टिंग, तब उसको करेंगे फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। ठीक है ना, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the correct sequence of various step of problem solving? प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप क्या है आपको जानते हैं, पता है। मैंने आपसे कहा था कि इस तरह क्वेश्चन जो है जो स्टेप पूछा जाए तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले होगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब आप ये पता है तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर बी जो है कट जाएगा, क्योंकि बी में ए लिखा हुआ है इसलिए बी नहीं होगा। कम से कम 25% क्वेश्चंस तो हट गया ना, आपके पास 75% रहा। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तब हम एक मॉडल डेवलप करेंगे, मॉडल मॉडल एक मॉडल जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मॉडल को डेवलप करना। बी के बाद ए, जब आपको इतना पता है तो ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका हो गया। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में एक मॉडल डेवलप करते हैं। मॉडल कह सकते हो आप, एक खाका तैयार करते हैं हम। ठीक है ना, जब हम ये कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उस मॉडल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व द मॉडल। और जब ये मॉडल को सॉल्व करते हैं तब उसके बाद इंटरप्रेट द सॉल्यूशन, तब सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं हम। हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्या सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक है ना, और जब सॉल्यूशन अनुमान लगा उसके बाद लास्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, तब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं हम आगे अपने टॉपिक में एक्सप्लेनेशन में कि आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्लियरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या प्रॉब्लम है। जब उसको डिफाइन कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डेवलप ए मॉडल, एक मॉडल को डेवलप करेंगे। क्रिएट ए कंसेप्चुअल और मैथेटिकल मॉडल, एक कंसेप्चुअल एक मैथेटिकल मॉडल को क्रिएट करेंगे टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा खाका, एक ऐसा नक्शा, एक ऐसा पिक्चर, जो भी आप कह लो, जैसा मॉडल बना लो ताकि वो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करे। ठीक है ना, सॉल्व दी मॉडल, जब हम उसको डेवलप करेंगे तो फिर उस मॉडल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अप्लाई एप्रोप्राइट मेथड, अलग अलग तरह के जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो एप्रोप्राइट मेथड होगा, जो मेथड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व द मॉडल, ताकि वो मॉडल सॉल्व हो जाए। एंड इंटरप्रेट द सॉल्यूशन, और उसके बाद सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एनालाइज करेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडल, जो मॉडल से जो सॉल्यूशन निकला है उसको एनालाइज करेंगे एंड अंडरस्टैंड इट्स इंप्लीकेशन, और उसके इंप्लीकेशन को अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में होगा इंप्लीमेंटेशन, तब उसको अप्लाई द इंटरप्रेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन को इंटरप्रेट किए हैं हम उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में एंड मॉनिटर्स इट्स इफेक्टिवनेस, और उसके इफेक्टिवनेस को, वो असर हो रहा है नहीं, वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, उसकी जांच करते रहेंगे। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मॉडल को तैयार करना, उसको सॉल्व करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसको इंप्लीमेंट करना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए पोर्ट्रेयल एंड एक्सप्लेनेशन, एक पोर्ट्रेयल मतलब चित्र, पिक्चर,
एंड एक्सप्लेनेशन, और उसको एक्सप्लेन करना ऑफ ए सोशल ग्रुप। यहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये सोशल ग्रुप जो लिख दिया ना, बस हो गया। इस इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। ए सोशल ग्रुप एंड सिचुएशंस इन देयर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। कहता है कि जो एक सोशल ग्रुप है एंड कोई या कोई सिचुएशन है, उसका एक पोर्ट्रेट तैयार करना, उसका एक एक एक्सप्लेनेशन करना द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में। ये कौन सा रिसर्च है, ये कौन सा रिसर्च कहलाएगा? ये रिसर्च कहलाएगा इथनोग्राफी। इथनोग्राफी में हम एक सोशल ग्रुप का या एक सिचुएशंस का एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना, इन देयर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, है ना? उसके रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में उसको एक पोर्ट्रेल, एक एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये इथनोग्राफी स्टडी है। आप जानते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी में हम इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम डेटा से थ्योरी फॉर्म करते हैं। अब इसके बारे में मैंने पिछले कई सारे वीडियो में, कई सारे क्वेश्चंस में इसके बारे में हमने बात किया है, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। ये नहीं होगा। केस स्टडी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केस स्टडी में किसी एक सब्जेक्ट पर हमें इन डेप्थ स्टडी करते हैं। फेनोमेनोलॉजी भी नहीं होगा। क्यों फेनोमेनोलॉजी नहीं होगा? क्योंकि फेनोमेनोलॉजी में हम इंसान के लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं। ये भी तो इसका हो जाएगा इथनोग्राफी। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चंस को और समझते हैं। पूरे तीनों जो हमारे पास जो रिसर्च आया है, उस चारों रिसर्च को समझते हैं। पहला है ग्राउंडेड थ्योरी। Grounded theory was first developed by sociologist बर्नी ग्लेसर एंड एंसेलिमन स्ट्रॉस। आपको पता है कि एक जो सोशोलॉजिस्ट थे, बर्नी ग्लेसर एंड एंसेलिमन स्ट्रॉस जो थे, उन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी को दिया। ये बात आपको पता होना चाहिए। दिस रिसर्च मेथड इज यूज्ड इन द सोशल साइंस टू डेवलप थ्योरीज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन फ्रॉम द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और अदर मीन्स। दिस रिसर्च मेथड, ये रिसर्च मेथड्स है, इज यूज्ड इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंस में इस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप थ्योरी। यहाँ थ्योरी को डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करके फ्रॉम रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से या अदर कोई माध्यम से डेटा कलेक्ट करके हम एक थ्योरी फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। स्टार्टेड विथ डेटा, डेटा शुरू करते हैं एंड एनालाइज इट, और उसको एनालाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद डेवलप ए थ्योरी बेस्ड ऑन द एनालिसिस, और जो एनालिसिस करते हैं उसके बेस पर हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। इसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप इस बात को समझ ले। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। उसके बाद है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी, इथनोग्राफी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, मेथड है, ऑफन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी एंड सोशल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी में, सोशोलॉजी में और सोशल साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है इथनोग्राफी का। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ पीपुल एंड कल्चर। ये जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है, किसका? डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, पीपुल ऑफ द कल्चर, जो कल्चर है एंड जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो लोग हैं, उनका जो सिस्टमेटिक स्टडी है, इथनोग्राफी में हम करते हैं। इथनोग्राफी एम्स टू प्रोवाइड ए हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल ग्रुप एंड देयर इन्वायरमेंट। जो इथनोग्राफी में जो सोशल ग्रुप है, उस सोशल ग्रुप और उसके इन्वायरमेंट्स के बारे में हम एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इथनोग्राफी में। इथनोग्राफी का यही एम होता है। जो सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप और उसके जो इन्वायरमेंट है, सोशल ग्रुप या कोई सिचुएशन, उसका जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का, जैसे इसलिए यहाँ दिया हुआ था रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, उसके रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में जो सोशल ग्रुप है, जो सिचुएशन है, उसके रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में हम जा करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यही है इथनोग्राफी, किसी ग्रुप का, ठीक है ना, किसी कल्चर का। और फेनोमेनोलॉजी जो है, फेनोमेनोलॉजी इज ए रिसर्च इन द सोशल साइंस दैट फोकस। ये जो सोशल साइंस में इसको हम रिसर्च करते हैं, फोकस, इसका जो फोकस होता है ऑन द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ पीपुल
people's lived experience and the meaning they attach to those experience। जो लोग हैं पीपल उसके लिव्ड एक्सपीरियंस पे रिसर्च करते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस पर, एंड द मीनिंग दे अटैच टू दोज एक्सपीरियंस। और हम वो जो जिस एक्सपीरियंस से आदमी चल रहा है उस एक्सपीरियंस से उसके बीच क्या अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट पे हम बात करते हैं फेनोमेनोलॉजी के रिसर्च में। Phenomenology research is about getting to heart of humans experience and understanding how people perceive and interpret their own realities। हम इसमें बात करते हैं कि कोई इंसान, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान किस तरह से परसीव करता है ना, इंटरप्रेट करता है ओन रियलिटीज, जो उसकी जो अपनी रियलिटीज होती है उसको किस तरह से परसीव करता है और किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है। और केस स्टडी जो है, केस स्टडी में हम बात करते हैं, case study is the detailed and in-depth study of the subject such as persons, group, place, events, organizations and any phenomena। यानी कोई भी phenomena, कोई भी घटना हो उसकी in depth, ये बात in depth study जो है वो है case study। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ना तो केस स्टडी होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिलफोर्ड लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से में से, इधर है थ्योरिस्ट का नाम, इधर है थ्योरीज जो थ्योरी दिया गया है। तो गिलफोर्ड आप जानते हैं, आसान भाषा में गिलफोर्ड ने एसआई मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी दिया है गिलफोर्ड ने, आपको पता है अच्छे से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जब इसका आंसर 3 नंबर होगा तो देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 सेकंड में क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। और आप जानते हैं कि स्पेयरमैन जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी दिया है, 2 फैक्टर थ्योरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और आप जानते हैं कि गार्डनर जो है, गार्डनर उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और गोल्डमैन जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। हो गया, 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, 5 से 10 सेकंड में। क्लियर ना? बन तो जाएगा, लेकिन आइए थोड़ा सा हम समझते हैं गिलफोर्ड को, स्पेयरमैन को, गार्डनर को और गोल्डमैन को। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, एसआई थ्योरी से कहते हैं। 1955 में उन्होंने ये थ्योरी दिया था और ये बताते हैं, स्टेट्स दैट, ये कहते हैं कि पर्सन्स सक्सेस इन जनरल इंटेलिजेंस, कोई आदमी जो कामयाब होता है जनरल इंटेलिजेंस में, कैन बी ट्रेस्ड टू एलिमेंटल इंटेलेक्चुअल टैलेंट और एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम उसको, जो उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल टैलेंट है उसके जरिए जो है हम उसको ट्रेस कर सकते हैं इंसान को। वो कहते हैं ही यूज्ड मेनी एज 150 मेंटल एबिलिटीज, उन्होंने 150 मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, सब याद रखिएगा इसको। एंड डिवाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज, और उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसे कहते हैं एसआई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं, मॉडल कहते हैं। और उसने जो 3 कैटेगरीज का नाम दिया वो है ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। और ये बात आप याद रखिएगा, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ये 3 कैटेगरी। 150 मेंटल एबिलिटी को उन्होंने, मतलब उस पर रिसर्च किया और उसने उनको पूरे को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसे ही एसआई मॉडल कहते हैं, वो है ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पेयरमैन, स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी 1904 में वो जो 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, प्रोपोजेस दैट इंटेलिजेंस हैज 2 कंपोनेंट्स। वो कहते हैं, वो कहे उन्होंने कहा इंटेलिजेंस के 2 कंपोनेंट हैं, एक है जनरल इंटेलिजेंस जिसको उन्होंने जी कहा, एक है स्पेसिफिक एबिलिटी, उसको उन्होंने एस कहा, स्पेसिफिक एबिलिटी या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आप उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हार्वर्ड गार्डनर, Harvard Gardner's first outlined his theory in his 1983 book Frames of Mind। उन्होंने पहली बार, हार्वर्ड गार्डनर्स ने पहली बार अपनी थ्योरी दिया 1983 में, उन्होंने एक बुक लिखा फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें उन्होंने अपनी थ्योरी को सबसे पहले बार कहा। The theory of multiple intelligences, where he suggested that all people have different kinds of intelligence। उन्होंने उस किताब में कहा, उन्होंने कहा
कि हर इंसान जो है उनके पास अलग तरह के इंटेलिजेंस है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल मल्टीपल जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उसमें वो थ्योरी में वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर इंसान के पास अलग तरह के इंटेलिजेंस है। उसके बाद डेनियल गोलमैन उन्होंने किताब लिखा, इसका किताब का नाम था व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू इन इज 1995 बुक बाय डेनियल गोलमैन को 1995 में एक किताब लिखी है व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, किताब का लिखा हुआ है। इन दिस बुक, अपनी किताब में, गोलमैन पोजिट्स दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट एज आईक्यू। वो कहते फॉर सक्सेस, वो कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ईक्यू, ईक्यू जो है वो आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, इंक्लूडिंग एकेडमिक, चाहे वो एकेडमिक कामयाबी हो, प्रोफेशनल कामयाबी हो, सोशल कामयाबी हो, इंटरपर्सनल कामयाबी हो, जीवन की कोई भी सक्सेस हो, उस सक्सेस में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस वो आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ईक्यू जो है, ईक्यू वो आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात करते हैं अपने डेनियल गोलमैन अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी में। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, गिलफर्ड का हो जाएगा आपको थर्ड नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, स्पेयरमैन का हो जाएगा टू फैक्टर थ्योरी, गार्डनर का हो जाएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड गोलमैन का हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। आंसर नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ वी कंबाइन क्लासरूम टीचिंग विथ ई लर्निंग, समझिए, अगर हम कंबाइन कर दें, शामिल कर दें क्लासरूम टीचिंग को ई लर्निंग के साथ, टू क्रिएट हाइब्रिड अप्रोच, इसे क्या होगा, एक हाइब्रिड अप्रोच क्रिएट हो जाएगा ऑफ टीचिंग। इसे क्या कहते हैं, इट विल बी, ये क्या, ये है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में हम क्लासरूम टीचिंग को ई लर्निंग के साथ जो है जोड़ देते हैं, और इस अप्रोच को हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं, और इसको ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं। असिंक्रोनस के बारे में जानते हैं आप लोग, मैंने कई बारे में सिंक्रोनस के बारे में कई सारी बातें कहा, और एसिंक्रोनस के बारे में भी आप जानते हैं, पिछले क्लास के कई सारे क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको आराम से ये बात पता होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको ब्लेंडेड लर्निंग। आइए थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं। सिंक्रोनस लर्निंग के बारे में आप जानते हैं, सिंक्रोनस लर्निंग मतलब होता है रियल टाइम। जब आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग का एक टाइप है व्हेन, जहां टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग टुगेदर एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस लर्निंग एक ऐसा लर्निंग स्ट्रेटजी है जहां टीचर और स्टूडेंट जो है वो साथ साथ एक साथ बैठ करके सेम टाइम पर इंटरेक्ट करता है, जैसे कि लाइव क्लासरूम, जैसे कि ऑनलाइन लाइव क्लास, जैसे कि वीडियो कॉल, ये सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जांपल है। और एसिंक्रोनस लर्निंग क्या होता है, एसिंक्रोनस मतलब, एसिंक्रोनस लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन शेड्यूल, जहां बच्चे अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं, अपने पेस के हिसाब से, अपने गति के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से पढ़ते हैं, विदाउट नीडिंग टू बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम एज देयर टीचर्स और क्लासमेट, नॉट एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम में क्लास नहीं होता है, नॉट एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। एसिंक्रोनस मतलब एब्सेंट में, मिसाल तौर पर जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इसको अब मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, अब बाद में देख लेंगे, एसिंक्रोनस लर्निंग है। ईमेल एसिंक्रोनस, टेक्स्ट मैसेज एसिंक्रोनस लर्निंग का एग्जांपल है। अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग ए वे ऑफ टीचिंग दैट कंबाइंस ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग विथ ऑनलाइन। हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम, जो पारंपरिक क्लासरूम लर्निंग है, उसको ऑनलाइन लर्निंग के साथ जो है कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड टीचिंग अप्रोच, इसको हाइब्रिड टीचिंग अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम जो है ब्लेंडेड लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। CIA, अब जानते हैं CIA मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI,
इज ए वे ऑफ टीचिंग, ये पढ़ाने का वो तरीका है डैट जिसमें यूज कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, बच्चे को सिखाने के लिए। दिस मेथड यूजेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और प्रेजेंट लेसन, गिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड एसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो है हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए बच्चे को लेसन प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रैक्टिस देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, एसेस करते हैं, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग को एसेस करते हैं। ये तमाम काम जो है CAI के माध्यम से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर जैसे कि मैथ प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे कि इंटरेक्टिव साइंस लेसन, जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग ऐप, कई तरह के ऐप जो है ना आपका, जिसमें आप देखते होंगे कई तरह के ऐप्स जो है अवेलेबल है, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, वो सब ऐप जो है CAI का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप समझ गए अच्छे से कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग को अगर क्लासरूम के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, और उसको हाइब्रिड अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने 5 से लेकर के 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अगर वीडियो आपको बोर कर रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देंगे, और नहीं तो अगर आप कुछ सीख रहे होंगे तो आराम से सीखते रहें कंटिन्यू के साथ, थोड़ा सा बर्दाश्त करें और सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हो सके अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।